फ्रेंड, अगर इस कहानी का आपने पिछला पार्ट नहीं देखा है तो पहले पिछला पार्ट जरूर देखें, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स तथा डिस्क्रिप्शन पर डाल दिया है। अब तक आपने पढ़ा कि सलोनी गाड़ी से उतरकर काफ़ी दूर तक पैदल चलकर एक जगह आकर रुक जाती है। अनीता जी भी उसके पीछे पीछे आती हैं और चेतन भी उसके पीछे भागता हुआ उसके पास आकर खड़ा हो जाता है और सामने का नज़ारा देख चेतन हक्का बक्का रह जाता है। अब आगे चेतन जैसे ही सलोनी के पास आया, सलोनी सामने जंगल की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। चेतन ने जैसे ही देखा कि आखिर सलोनी क्या देखकर मुस्कुरा रही है, सामने देखते ही चेतन की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि सलोनी इस सब को देखकर इतना मुस्कुरा क्यों रही है। चेतन ने देखा सामने एक शमशान घाट तथा वहां दूर एक चिता जल रही थी। सलोनी शमशान की तरफ चलकर ऐसे मुस्कुरा रही थी मानो जैसे उसे कोई उसकी खोई हुई खुशी मिल गई हो। चेतन ने सलोनी के कंधों को पकड़कर और तेज आवाज में बोला, सलोनी क्या देख रही हो? शमशान घाट की तरफ देखकर मुस्कुरा क्यों रही हो? पर सलोनी पर तो चेतन की आवाज का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह बस शमशान घाट की तरफ देखकर मुस्कुराए जा रही थी। तभी सलोनी ने अपने दोनों बाहें ऐसे फैला दी जैसे किसी को गले लगाने के लिए बेचैन हो। चेतन बार बार चिल्ला चिल्ला कर सलोनी को आवाज लगाए जा रहा था, सलोनी रुक जाओ रुक जाओ, मगर सलोनी तो बस अपनी बाहें फैलाकर जंगल की तरफ बढ़े जा रही थी। सलोनी ऐसे चल रही थी जैसे कोई रोबोट चल रहा हो। धीरे धीरे चलती हुई अनीता जी भी वहां पहुंची और सलोनी को ऐसे चलता देख अपने हाथों को मुंह पर रखते हुए बोली, सलोनी ये क्या हुआ तुझे और तू ऐसे क्यों चल रही है? कहाँ जा रही है जंगल में? जैसे ही अनीता जी की नज़र सामने शमशान घाट पर पड़ी, अनीता जी अपने सर पर हाथ रखते हुए चिल्लाने लगी। पास में खड़े चेतन ने अनीता जी को संभाला। अनीता जी चेतन से बोली, बेटा यह सलोनी को क्या हुआ है? ऐसे क्यों चल रही है और यह शमशान की तरफ क्यों जा रही है? कुछ कहा क्यों नहीं? तूने रोका क्यों नहीं इसको? चेतन परेशान होता हुआ बोला, मम्मी मैंने बहुत कोशिश की सलोनी को रोकने की। मैं कब से इसे आवाज़ लगाए जा रहा हूँ, पर यह तो मेरी आवाज़ सुनने को तैयार ही नहीं है और ये बस शमशान घाट की तरफ देखकर मुस्कुराए जा रही है और इधर ही जा रही है। अनीता जी बोली, मुझे लगता है शायद इसकी तबीयत फिर से खराब हो रही है कल की तरह। तो तू काम कर, सलोनी को किसी तरह उसके हाथ पैर जोड़कर उसे वापस ले आ बेटा, वरना शमशान घाट में चली गई तो अनर्थ हो जाएगा। नई नवेली दुल्हन है, हल्दी चढ़ी दे है इसकी, जल्दी से जा उसे ले आ। चेतन अनीता जी की बात सुनकर और परेशान हो गया और सलोनी को आवाज़ लगाते हुए उसके पीछे पीछे जाने लगा। चेतन जल्दी से सलोनी के पास आया, उसकी बाहों को अपने हाथों से पकड़ते हुए बोला, सलोनी कहाँ जा रही हो यार? देखो ना सब कितना परेशान हो रहे हैं, प्लीज़ ऐसा मजाक मत करो किसी के साथ। देखो रात भी हो गई है, अब तुम प्लीज़ चलो ना, घर चलते हैं हम लोग। अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो मुझे बताओ ना। चेतन की बात सुनकर सलोनी के चेहरे से मुस्कान ऐसे एकदम गायब हो गई। सलोनी का चेहरा एकदम पीला पड़ चुका था। सलोनी ने गुस्से से चेतन की तरफ देखा। सलोनी को इस तरह अपनी तरफ देख चेतन एकदम डर गया। सलोनी भारी सी आवाज में बोली, छोड़ दे मुझे। सलोनी की आवाज़ सुनकर चेतन डर गया, पर फिर भी हिम्मत करके बोला, नहीं सलोनी, मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा, तुम प्लीज़ मेरे साथ चलो। सलोनी फिर गुस्से में बोली, मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ वरना तेरी दुल्हन को हमेशा के लिए तुझसे दूर कर दूंगा। इतना कहकर सलोनी ने चेतन को जोर से धक्का मारा और फिर से मुस्कुराती हुई शमशान घाट की ओर चलने लगी। चेतन झाड़ियों में जाकर गिरा। चेतन के झाड़ियों में गिरते ही चेतन की आह की आवाज़ निकल पड़ी। अनीता जी चेतन की आवाज़ सुनते ही परेशान हो गई और बोली, क्या हुआ चेतन, तू ऐसे क्यों चिल्ला रहा है? सब ठीक तो है ना? चेतन की आवाज़ न सुनकर अनीता जी और परेशान हो गए। वह भी जंगल की ओर बढ़ने लगी। इधर गाड़ी में किशोर जी और छवि बहुत देर से उन तीनों का इंतजार कर रहे थे। छवि किशोर जी का हाथ पकड़ते हुए बोली, पापा भैया भाभी को लेकर अभी तक नहीं आए हैं, बहुत देर हो गई उनको, आप एक बार कॉल करके पूछिए। किशोर जी बोले, हाँ बेटा मुझे भी फिक्र हो रही है, तुम रुको मैं ज़रा कॉल करता हूँ। किशोर जी ने पहले तो चेतन को फ़ोन लगाया पर कॉल रिसीव नहीं हुआ। फिर उन्होंने सलोनी के पास फ़ोन किया तो देखा सलोनी का फ़ोन गाड़ी में ही बज रहा था और अनीता जी के पास फ़ोन किया, उनका फ़ोन भी रिसीव नहीं हुआ। किशोर जी और छवि परेशान होने लगे
किशोर जी छवि से बोले, बेटा तू यही इंतजार कर, मैं जरा देख कर आता हूँ। कहाँ रह गए ये लोग, कहीं कोई परेशानी तो नहीं हुई? छवि डरते हुए बोली, नहीं पापा, मैं अकेले नहीं रहूँगी, मैं भी आपके साथ जाऊँगी। छवि का डर देखकर किशोर जी चुपचाप छवि का हाथ पकड़कर उसके साथ चलने लगे। अनीता जी चेतन के पास पहुंची तो चेतन की ऐसी हालत देखकर अनीता जी रो पड़ी और बोली, क्या हुआ बेटा, यह चोट कैसे लगी तेरे, और बहू कहाँ है? चेतन कराते हुए उठकर बोला, मम्मी पता नहीं सलोनी को क्या हो गया है, वैसे ही बहकी बहकी सी बातें कर रही है और उसमें इतनी ताकत कहाँ आ गई कि उसने मुझे धक्का दे दिया। चेतन की बात सुनकर अनीता जी चौंकते हुए बोली, क्या सलोनी ने धक्का दिया? पर सलोनी है कहाँ? चेतन ने अपने हाथ से इशारा करके अनीता जी को बताया कि सलोनी वहाँ है। अनीता जी ने जैसे ही सलोनी की तरफ देखा, अनीता जी के कदम लड़खड़ा गई, लेकिन चेतन ने संभाल लिया और जैसे ही चेतन ने नज़र उठाकर सलोनी की तरफ देखा, चेतन वहीं जमीन पर बैठा रह गया। चेतन और अनीता जी ने देखा सलोनी शमशान घाट में जाकर वहां लगे पेड़ों को बारी बारी करके अपनी बाहों में भर रही थी, जैसे सबसे न जाने कितने दिनों बाद मिली हो और सबको मिलकर गले लगा रही थी। सलोनी का रवैया देख अनीता जी और चेतन हैरान भी थे और परेशान भी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सलोनी ऐसा क्यों कर रही है। चेतन अनीता जी को सलोनी को आवाज़ लगाते लगाते किशोर जी और छवि भी उनके पास आ गए। किशोर जी ने फिर आवाज़ लगाई, तुम लोग कहाँ हो? अनीता जी ने आवाज़ लगाते हुए कहा, आपके पास में जो शमशान घाट है उसी की तरफ चले आइए। अनीता जी की बात सुनकर किशोर जी चौंक गए और बोले, क्या शमशान घाट की तरफ? किशोर जी जैसे ही अनीता जी के पास पहुंचे, चेतन की हालत देखकर चौंकते हुए बोले, ये क्या हुआ इसे, इतनी चोट कैसे आई और बहू कहाँ है? छवि चेतन को गले लगाकर रोने लगी। चेतन छवि को चुप कराने लगा। अनीता जी खड़े होते हुए बोली, सलोनी ने ही चेतन को धक्का दिया है। किशोर जी हैरान होते हुए बोले, क्या बहू इसे धक्का क्यों देगी और बहू है कहाँ? अनीता जी अपना हाथ सामने करते हुए बोली, वह देखिए सामने, वो रही आपकी बहू। सलोनी को इस तरह पेड़ों को गले लगाते देख किशोर जी अपना पसीना पोंछते हुए बोले, ये सलोनी क्या कर रही है और वहाँ क्यों गई है और यह पेड़ों को गले क्यों लगा रही है? और चेतन बेटा, तुम्हें धक्का क्यों दिया? चेतन दर्द में कहराते हुए बोला, पता नहीं पापा क्या हो गया सलोनी को, मैंने तो बस उसे रोकने की कोशिश की और उसने मुझे धक्का दे दिया, और आप देखिए ना सलोनी क्या कर रही है। तभी अनीता जी एकदम से बोली, आप एक काम करिए, पुजारी जी को फ़ोन करिए जल्दी से। किशोर जी ने पुजारी जी को फ़ोन लगाया और उन्हें सब कुछ बता दिया। किशोर जी की बात सुनकर पुजारी जी पहले तो एकदम शांत हो गए, फिर एक गहरी लंबी सांस लेते हुए बोले, आप सब लोग डरो मत, हिम्मत से काम लो, मैं यहाँ से कुछ करता हूँ, तब तक आप सलोनी से कुछ मत कहना, किसी भी हाल में उसे गुस्सा मत दिलाना। अगर उससे गुस्सा आया तो जिस तरीके से उसने चेतन पर वार किया है वह कुछ भी कर सकती। आप तब तक ध्यान रखिए, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। इतना कहकर पुजारी जी ने कॉल काट दिया। सभी लोग वहीं जमीन पर बैठकर सलोनी की ओर देखने लगे। अब तक तो सलोनी सिर्फ हर पेड़ को गले लगा रही थी, लेकिन अब काफ़ी देर से सिर्फ एक ही पेड़ को अपनी बाहों में भरकर खड़ी थी और बार बार उसको चूमे जा रही थी और ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। रात का अंधेरा, सुनसान जंगल, शमशान घाट और उस पर सलोनी की डरावनी हंसी, मानो जैसे काटो तो खून नहीं। फिर सलोनी वही उसी पेड़ के नीचे अपने दोनों पैरों को फैलाकर बैठ गई और पास ही में पड़ी मिट्टी को अपने हाथों में उठाकर इधर उधर उड़ाने लगी। थोड़ी दूर जल रही चिता की रोशनी से सब कुछ दिखाई दे रहा था। सलोनी कभी उस मिट्टी को अपने हाथों में लेकर इधर उधर उड़ाती तो कभी उसे अपने दोनों हाथों में भरकर अपने सर के ऊपर डाल लेती और फिर जोर जोर से अपनी दोनों हाथ जमीन में मारती और एक भयंकर सी हंसी हंसने लगती। सलोनी की हालत देखकर सब लोग तो परेशान तो थे ही, लेकिन चेतन को रोना आ रहा था और बहुत देर तक अपने आप को रोक नहीं पाया। रोते हुए किशोर जी का हाथ पकड़कर बोला, पापा
देख लिया ना सलोनी की क्या हालत हो गई है, मुझसे उसकी हालत देखी नहीं जाती। इतना कहकर चेतन उठकर सलोनी के पास जाने को हुआ। तभी किशोर जी और अनीता जी ने उसका हाथ पकड़कर बैठा दिया और बोले, नहीं बेटा, ऐसी गलती मत करना। पुजारी जी का फ़ोन आएगा अभी तो वह कुछ बताएंगे। किसी भी हाल में हमें सलोनी को गुस्सा नहीं दिलाना है, वरना पता नहीं क्या कर बैठे। इतने में ही पुजारी जी का फ़ोन आया। किशोर जी ने जल्दी से फ़ोन उठाया। उधर से पुजारी जी बोले, मैंने आपको जो तबीज़ दिया था वह कहाँ है? किशोर जी बोले, वह तो चेतन के गले में है। पुजारी जी ने कहा, नहीं, अब वो उसके गले में नहीं है। एक वही रास्ता था जिसके जरिए मैं कुछ कर सकता था। अब आप बस इंतज़ार करिए, मैं किसी को भेजता हूँ वहाँ पर। इतना कहकर पुजारी जी ने फ़ोन रख दिया। पुजारी जी की बात सुनकर किशोर जी सर पर हाथ रखकर बैठ गए और बोले, चेतन बेटा, तेरा लॉकेट कहाँ है? चेतन टी शर्ट के अंदर हाथ डालता हुआ बोला, अरे यह तो रहा। लेकिन जैसे ही उसने हाथ डाला उसके गले में कुछ नहीं था। चेतन को परेशान देख किशोर जी चेतन से बोले, बेटा तूने लॉकेट कहाँ उतार दिया? पुजारी जी कह रहे थे तेरे गले में नहीं है अब। चेतन बोला, पापा लॉकेट तो मेरे गले में ही था, मैंने नहीं उतारा। तभी एकदम चेतन बोलते बोलते रुक गया। उसे याद आया सुबह जब वह तैयार हो रहा था तब सलोनी उसके पास आई थी और चेतन से बोली, चेतन आप तैयार हो गए? चेतन शीशे की तरफ देखकर अपने बाल ठीक करते हुए बोला, हाँ, तुम्हारे मनपसंद पैंट और शर्ट जो पहने कैसा लग रहा हूँ? सलोनी चेतन के पास आकर उसके गले में टाई डालते हुए बोली, बस इसकी कमी थी, मैं इसे पहना देती हूँ, फिर आप बिल्कुल अच्छे लगेंगे। चेतन सलोनी के गले में अपने दोनों बाहें डालते हुए बोला, जो तुम्हें पसंद हो वही पहन लूँगा, बस तुम्हें अच्छा लगना चाहिए। चेतन को टाई पहनाकर सलोनी वही अपने दोनों हाथ कमर पर रखकर खड़ी हो गई और चेतन की तरफ देखने लगी। सलोनी को इस तरह खड़ा देख चेतन हंसते हुए बोला, ऐसे क्या देख रही हो? इतना अच्छा लग रहा हूँ क्या कि नज़र नहीं हटा पा रही हो? सलोनी कुछ सोचते हुए बोली, नहीं, मुझे लगता है आपके ऊपर ये कपड़े अच्छे नहीं लग रहे हैं। एक काम करिए, आप टी शर्ट पहन लीजिए। सलोनी अलमारी से टी शर्ट निकालते हुए बोली। चेतन अपने आप को शीशे में देखते हुए बोला, ठीक तो लग रहा हूँ यार, तुमने ही तो कपड़े निकाले थे मेरे लिए। खैर, अब तुम कहती हो तो बदल देता हूँ। चेतन जैसे ही अपने गले से टाई निकालने को हुआ, सलोनी जल्दी से चेतन के पास आई और उसकी गले से टाई निकालने लगी। तभी अनीता जी ने चेतन को कंधे से पकड़ते हुए पूछा, चेतन क्या सोच रहा है बेटा? तेरे पापा पूछ रहे हैं कुछ, लॉकेट कहाँ है? चेतन अपने ख्यालों से बाहर निकलते हुए बोला, मम्मी, वो सुबह सलोनी ने मेरे गले से टाई निकाली थी, शायद तभी उसने लॉकेट निकाल दिया हो। मुझे कुछ याद नहीं है और मैंने उसके बाद ध्यान भी नहीं दिया। थोड़ी देर बाद किशोर जी के नंबर पर एक फ़ोन आया। उधर से आवाज़ आई, हेलो किशोर जी, मैं प्रकाश बोल रहा हूँ, पुजारी जी ने मुझे भेजा है, आप कहाँ हैं, मुझे बता सकते हैं? किशोर जी बोले, सड़क से थोड़ा नीचे उतरकर जंगल की तरफ शमशान घाट के सामने। प्रकाश जी बोले, मैं बस पहुंचता हूं आप लोगों के पास। इतना कहकर प्रकाश जी ने फ़ोन काट दिया। थोड़ी देर में जैसे ही प्रकाश जी किशोर जी के पास पहुंचे और उन्हें बताया कि मुझे पुजारी जी ने भेजा है, उनको देखते ही अनीता जी और छवि जोर जोर से रो पड़ी। अनीता जी उनके सामने हाथ जोड़ते हुए बोली, भाई साहब, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, हमारी बहू को बचा लीजिए। देखिए ना वह कैसी हरकतें कर रही है और हम यहाँ ऐसी अंधेरी रात में इस जंगल में अटके हुए पड़े हैं। कुछ कीजिए भाई साहब, कुछ कीजिए। प्रकाश जी उनको हिम्मत देते हुए बोले, अरे बहन जी, अब आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं आ गया हूँ, मैं कुछ करता हूँ। पहले यह बताइए आपकी बहू कहाँ है? चेतन सलोनी की तरफ उंगली करते हुए बोला, वो रही सलोनी, उस पेड़ के नीचे। सलोनी को देखकर प्रकाश जी बोले, आप सब लोग मेरे साथ चलिए। प्रकाश जी की बात सुनकर छवि अनीता जी को कसकर गले लगाते हुए बोली, नहीं मम्मी, हम नहीं जाएंगे, हमें बहुत डर लग रहा है। अनीता जी भी बोली, भाई साहब देखिए, बच्ची बहुत डरी हुई है। छवि का डर देखते हुए प्रकाश जी बोले, ठीक है, तो फिर आप बच्ची के साथ यहीं रहिए और डरने की कोई बात नहीं है। किशोर जी, आप और बेटा तुम चेतन की ओर देखते हुए मेरे साथ चलो और डरने की कोई बात नहीं है, मैं हूँ आप सबके साथ। प्रकाश जी के साथ चेतन और किशोर जी दोनों चल दिए। प्रकाश जी को अपनी तरफ आता देख सलोनी जोर जोर से हंसते हुए बोली, आजा आजा, तेरी ही कमी थी, मैं सोच ही रहा था अभी तक कोई क्यों आया नहीं।
तेरी मौत तुझे यहाँ खींच लाई है, आजा। सलोनी के मुंह से ऐसी बात सुनकर चेतन और किशोर जी दोनों ही डर गए। चेतन डरते हुए बोला, अंकल देखिए ना, सलोनी कैसी बातें कर रही है आपसे। प्रकाश जी हंसते हुए बोले, अरे बेटा फिक्र मत करो, ऐसी बातों से हमारा हर रोज पाला पड़ता रहता है, तुम बस हिम्मत रखो, मेरे साथ चलो। जैसे ही प्रकाश जी वहाँ पहुँचे, सलोनी नीचे नज़र झुकाकर अपनी उंगली को मिट्टी में गोल गोल घुमाने लगी। प्रकाश जी सलोनी को ऐसे करता देख बोले, क्या हुआ, बस इतनी ही तेरी हिम्मत थी? अभी तो तू बहुत बड़ी बड़ी बातें बना रहा था, अब क्या हुआ? अब मेरे आते ही बच्चों की तरह खेल करने लगा? कौन है तू और यहाँ क्यों आया है इतनी रात में, इस शमशान में? क्यों परेशान कर रखा है इस बच्ची को? बता कौन है तू? सलोनी चुपचाप बस अपनी उंगली मिट्टी में गोल गोल घुमाई जा रही थी। प्रकाश जी तेज आवाज में बोले, मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूँ, बता कौन है तू? ऐसे नहीं सुनेगा तू, रुक, तेरा उपाय तो मैं करता हूँ। दोस्तों आगे की कहानी हम नेक्स्ट पार्ट में लाएंगे, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर देखिएगा और कहानी कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा।